जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इम्प्रूवमेंट जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो डाल दी थी, प्रियम्बल और शेड्यूल। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। कुछ सोचेंगे कि पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस एक वास्ट सब्जेक्ट है, आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना। पॉलिटिकल साइंस एक एकेडमिक स्टडी है। इसको मतलब जैसे जो लोग टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं वो पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में थ्योरीज पढ़ी जाती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस है, फॉरेन पॉलिसीज हैं। इसके अलावा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन किया जाता है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस एक वास्ट सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस का 10% पार्ट है पॉलिटी। पॉलिटी में भी हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का हो या मतलब कोई भी ए ग्रुप से लेकर डी ग्रुप तक का एग्जाम हो, वहां पर जो सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है सब्जेक्ट, वो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो जानते हैं क्या है सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसकी शुरुआत हुई कैसे। पहले इंसान था हंटर। क्या था? हंटर। मतलब खाने की तलाश में इधर उधर मूव करता रहता था। कोई एक प्रॉपर ठिकाना नहीं था रहने का। पानी की तलाश में सीजनल रिवर्स थी, फ्लो करती थी, कभी किसी रिवर के बैंक पे, कभी किसी रिवर के बैंक पे। किसी की फैमिली नहीं थी। ज्यादातर इंसानों का रहना होता था फॉरेस्ट एरियाज में, वो भी कुछ सीजनल होते थे, वहां पर फ्रूट्स मिल जाते थे खा लिए, या फिर जहां पर ज्यादा एनिमल्स वगैरह होते थे उनका शिकार करता था। तो फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने लगा। जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ, फिर लोगों ने एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया, ग्रुप बनाकर। लोगों की फैमिलीज बनी, शादियां होने लगी, ग्रुप बनाकर रहने लगे, रियरिंग स्टार्ट हुई, मतलब पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। उसके बाद फैमिलीज हुई। अब फैमिलीज को प्रोटेक्ट भी रखना है। तो हिंदू मेथोडोलॉजी बोलती है कि भगवान सूर्य नारायण के पुत्र है विवासक, विवासक के पुत्र थे मनु। तो मनु से आई मनुस्मृति। मनुस्मृति एक धर्म ग्रंथ है जिसके अंदर रूल एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। तो मनुस्मृति आई मनु से। मनुस्मृति से ही कंसेप्ट आया है स्टेट का। क्या कंसेप्ट आया है? स्टेट का। अब स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं की जा रही, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश। स्टेट का मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंदर, वैसे पर्टिकुलर स्टेट से भी है, लेकिन जब पॉलिटिकल साइंस में बार बार स्टेट वर्ड बोला जाए, स्टेट का मतलब है, इसके 4 एलिमेंट हैं। देखिए पहला एलिमेंट क्या है? पॉपुलेशन होनी चाहिए स्टेट के अंदर। दूसरा एलिमेंट क्या है? एक डीमार्केटेड लैंड हो, मतलब प्रॉपर उसकी बाउंड्रीज हो। तीसरा एलिमेंट है गवर्नमेंट होनी चाहिए। फिर फोर्थ एलिमेंट है गवर्नमेंट हो और सॉवरन होनी चाहिए। अब चेक कीजिए आज हमारे यहाँ क्या सॉवरन गवर्नमेंट है? बिल्कुल है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी है, एक डीमार्केटेड लैंड भी है प्रॉपर। इसके अलावा गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट सॉवरन भी है। सॉवरन का मतलब डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, इंटरनली एक्सटर्नली। तो ये चारों एलिमेंट स्टेट के अंदर होने चाहिए। जहां पर ये 4 एलिमेंट हैं उसको बोला गया है स्टेट। अब स्टेट के अंदर सब कुछ आ गया, गवर्नमेंट आ गया, गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज हैं सब कुछ। तो स्टेट का कंसेप्ट आया मनुस्मृति से। इसी स्टेट के कंसेप्ट से आया होब्स, लॉक और रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से पता चला कि स्टेट के साथ हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट है। स्टेट के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि स्टेट हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, हम स्टेट को टैक्स पे करेंगे। हम टैक्स पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या किसी भी मतलब प्राइवेट एजेंसी में काम करता है, आप अपनी इनकम पर भी टैक्स पे करते हैं। तो इस तरह हम स्टेट को टैक्स पे करेंगे, स्टेट हमें क्या करेगा? सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, स्टेट पूरी व्यवस्था करेगा देश के अंदर। तो यहाँ से आया स्टेट का कंसेप्ट। अब स्टेट का जब कंसेप्ट आया तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगे। इससे पहले ढेर सारे पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश हुए, जैसे मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या है? राजतंत्र, जहां पर किंग और क्वीन रूल करते हैं। अब जहां किंग और क्वीन का रूल होगा वहां पर इलेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। यदि राजाओं के होते हुए भी इलेक्शन होने लगे तब तो राजाओं की तौहीन हो जाएगी। तो जहां पर किंग और क्वीन का रूल है वहां पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं होते। कुछ देशों में अभी भी ऐसा है कि मोनार्की है, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट भी इलेक्ट की जाती है लोगों के द्वारा। बेसिकली वो जो वहां पे मोनार्की है, राजा और मतलब रानी है, वो एक हायरार्कियल पोस्ट तय कर दी जाती है एक सैलरी के बेस पे। फुल फ्लैश्ड मोनार्की आज बहुत ही ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जहां पर देखने को मिलती है।
तो मोनार्की के अंदर ये सिस्टम है राजा और रानी का। फिर है एक ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब क्या है? रूल बाय फ्यू पीपल, मतलब कुछ इलीट क्लास होगी सोसाइटी में, वो रूल करेगी। एक हायरार्कियल पोस्ट तय कर दी जाती हैं, उन पर डिप्लॉय कर दिया जाता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल कोई वहां पे मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है लोगों का, वो सब कुछ देख रेख करेगी राज्य के अंदर। आगे जो उनके बच्चे होंगे उनको बिठा दिया जाएगा, फिर उनके बच्चों को। इस तरह हायरार्कियल पोस्ट तय कर दी जाती है ओलिगार्की के अंदर। फिर यहीं से निकल कर आई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इतनी आसानी से नहीं आई, इसके लिए काफी सारे मतलब रेवोल्यूशन हुए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो बहुत ही संघर्ष के बाद आई डेमोक्रेसी। आज वर्ल्ड के टोटल 90% कंट्रीज में डेमोक्रेसी मैच्योर हो चुकी है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल हैं देश जहां पर अभी भी मोनार्की देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पहले राजा थे, फिर कुछ लोगों के ग्रुप डिसीजन लेने लगे, फिर क्या हुआ, जो रूलर्स थे उनको इलेक्ट करने लगे लोग। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। मतलब कि लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन और लोगों के द्वारा शासन। कैसे? हम इलेक्ट करेंगे लोगों को, लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, हमारे बिहाफ पे पॉलिसीज लेकर आएंगे, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अल्टीमेटली जो भी पॉलिसीज हमारे लिए आ रही हैं वो हमारे द्वारा ही बनाई गई हैं इनडायरेक्टली। तो ये मतलब है डेमोक्रेसी का, जहां पर इलेक्ट किए जाते हैं रूलर्स लोगों के द्वारा, इनडायरेक्ट किए जाते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब कि हमने या तो हमने कुछ लोगों के ग्रुप को चुन दिया, या फिर ऐसा होता है कि देश के अंदर कुछ चुनिंदा लोगों को वोटिंग राइट्स होते हैं, वो वोट डालेंगे और रूलर्स को इलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है जब आप पोलिंग बूथ पे जाके वोटिंग करते हैं, वहां से होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। ये मतलब है डेमोक्रेसी का। अब एक वर्ड है स्टेट। स्टेट से जब स्टेट आया, स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट हुई, तब कॉन्स्टिट्यूशन बनने स्टार्ट हुए डेमोक्रेसी से। कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी देखने को मिलते थे, लेकिन प्रॉपर एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं था। पहले के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो राजाओं के द्वारा निर्धारित किए जाते थे, मतलब लिखे होते थे। जैसे कोई पेज किसी मंत्री के पास लिखा हुआ है, कोई किसी के पास, इसके अलावा उनकी भी कोई वैल्यू नहीं थी। राजा ने जो बोल दिया वही लॉ बन जाता था। उस टाइम पर ये देखने को मिलता था, लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आए, प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट देखने को मिली, तब जाकर उसके बाद डेमोक्रेसी आई, फिर जाकर स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैच्योर हुए। इसी तरह स्टेट, एक वर्ड है स्टेट, एक वर्ड है नेशन। स्टेट के 4 एलिमेंट है, आपको बता दिया, मतलब एक डॉक्यूमेंट्री नेम है स्टेट। फिर एक वर्ड है नेशन, इसके बाद एक वर्ड है नेशन स्टेट। नेशन का मतलब क्या है? नेशन कोई ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट्री वर्ड नहीं है कि कहीं पर लिखा होगा। नेशन एक मतलब फीलिंग है, वी वाली फीलिंग, एक मतलब वननेस की फीलिंग है। जैसे कॉमन कल्चर होगा सभी का, कॉमन फेस्टिवल्स होंगे, एक ही तरह का पहनावा है, एक ही तरह का खान पान है, कॉमन रिचुअल्स हैं। वहां के लोगों में एक वननेस की फीलिंग देखी जाती है। टेंजिबल प्रोसेस है एक, मतलब हम इसको डॉक्यूमेंट्री नहीं बोलते कि कहीं पर लिखा हुआ है कि नेशन वर्ड, ये प्रोसेस है नेशन की। जैसे कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो खुद को नेशन मानती है। हमारे यहाँ अभी नेशन बिल्डिंग जो प्रोसेस है वो चल रही है। हमारे यहाँ काफी वास्ट स्केल पे देखने को मिलती है डाइवर्सिटी। 1600 प्लस लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। फिर उसके बाद अलग अलग रिलीजन है, डिफरेंट पहनावे हैं लोगों के, खान पान है। तो हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है नेशन का कंसेप्ट। इसी तरह एक वर्ड है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब जिस तरह इसके अंदर क्या है, इसको ब्लेंड कर दिया। कुछ इसके अंदर देखने को मिलेंगे नेशन के गुण और कुछ मिलेंगे स्टेट के। स्टेट के तो सिंपल सा फंडा है कि पॉपुलेशन होगी, बाउंड्रीज होंगी, गवर्नमेंट होगी, उसके बाद सॉवरेनिटी चाहिए। नेशन स्टेट के अंदर नेशन के भी गुण देखने को मिलेंगे, यानी कि लोगों के अंदर काफी चीजें कॉमन होंगी, कॉमन कल्चर होगा, कॉमन पहनावा होगा, कॉमन ही लैंग्वेज होगी। वहां पर देखने को मिलता है नेशन स्टेट का कंसेप्ट। नेशन स्टेट का अच्छा एग्जांपल है जापान। जापान के अंदर ऐसा सिस्टम है, यदि ट्रेन 10 मिनट भी लेट हो जाए तो एक नेशनल इशू की तरह देखने को मिलता है। ये कंसेप्ट है नेशन स्टेट का। अब स्टेट बने, स्टेट की थ्योरी आई मनुस्मृति से, फिर उसके बाद अलग अलग थिंकर्स ने इसके ऊपर बातें कही। अब यहीं से निकल कर आए कॉन्स्टिट्यूशन। यही आप हमें समझना है कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी क्या है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लिखे जाते हैं जिनके बेस पर किसी भी कंट्री को गवर्न किया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी रूल एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे जाएंगे, उनको आधार मानकर ही जो भी सरकार पॉलिसी लेकर आती है
उसके अकॉर्डिंग होगी। यदि कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन हो रही है, जो भी सरकार हमारे लिए पॉलिसीज लेकर आती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, मतलब उसको जीरो कर देगी बिल्कुल। तो क्या कंसेप्ट था कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन को यदि एक लाइन में लिखना पड़े, कैसे लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखो। अ कलेक्शन ऑफ rules and regulations that are necessary for governing the state। हिंदी में लिखेंगे कानूनों और नियमों का ऐसा संग्रह जो आवश्यक है किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है गवर्न। गवर्नेंस का मतलब है शासन। पहले राजा जो भी लॉ बनाते थे, मतलब जो भी व्यवस्था करते थे जनता के लिए, जब उसको बिहेव में लाया जाता था तब वर्ड यूज किया जाता था गवर्नेंस, उसको बोला जाता था प्रशासन। अब एक वर्ड है पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी का मतलब क्या है, अब कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक की फॉर्म है, अपने मतलब एक बुक की फॉर्म में है, अपने आप में एक बुक है। यदि इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है, इसका कोई तुक नहीं। अब अपने आप तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब इन्फोर्स किया जाता है जनता के अंदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जब व्यवहार में लाया जाता है, उसको कहा जाता है पॉलिटी। इसका मतलब है, देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है साफ साफ कि देश के अंदर राष्ट्रपति होगा, तो देश के अंदर राष्ट्रपति है। आज हमारे देश का राष्ट्रपति है ना, देश के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इस तरह देश का प्रधानमंत्री होगा, नरेंद्र मोदी है। इसी तरह देश के अंदर जुडिशरी होगी, इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, यूपीएससी है, जुडिशरी है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव है। ये सब बातें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब बिहेव में लाया जाए, यानी कि व्यवहार में लाया जाए, तब उसको बोला जाता है पॉलिटी। तो पॉलिटी को एक लाइन में लिखेंगे, व्हेन, पॉलिटी का मतलब है राज्य व्यवस्था, व्हेन पुट्स द कॉन्स्टिट्यूशन इन बिहेव या फिर प्रैक्टिस, इन बिहेव या फिर प्रैक्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है पॉलिटी। तो बस यही है सब्जेक्ट, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी में हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को। अब इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी काफी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, काफी मतलब ऐसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई जाती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन में काम करती हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज 3 तरह की होती हैं, मतलब वैसे 2 ही तरह की होती हैं, फिर भी बेसिकली इसको 3 ही तरह से काउंट किया जाता है। पहली है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में काम करती हैं, जो बॉडीज। एक है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बॉडीज। एक है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन। इस तरह की बॉडीज को कहा जाता है संवैधानिक निकाय, यानी कि जिनका बखान किया गया है संविधान के अंदर। एक बॉडीज होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब गैर संवैधानिक, जिनको संविधान मान्यता नहीं देता, मतलब कि जो रिकॉग्नाइज नहीं की जाती संविधान के द्वारा, उनको कहा जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसके अंदर इंक्लूड है जितने भी आतंकवादी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आगे जितनी भी है। अब आतंकवादी संगठनों को संविधान क्यों मान्यता देगा, इस तरह की बॉडीज को कहा जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। फिर सेकंड नंबर पे है माओवादी संगठन, माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए एक व्यक्ति थे चाइना के जिसका नाम था माओ जेडोंग। 1950 से 60 की बात है। इनका एक स्टेटमेंट भी फेमस है काफी, जो पेपर के अंदर भी आता है। इन्होंने कहा था पॉलिटिकल पावर्स ग्रोज आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ गन।
मतलब राजनीतिक पार्टियां बंदूक की नली से निकलती हैं। इन्होंने क्या किया था कि जो भी वहां पर अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है, इन्होंने कहा था कि यदि सरकार आपके अधिकारों का हनन करे और आपकी मांगों को पूरा ना करे तो बंदूकें उठा लीजिए और सरकार का विरोध कीजिए। तो इस तरह के जितने भी संगठन हैं, मतलब जो लोग माओ की विचारधारा से प्रभावित हैं, उनके अपने संगठन होते हैं, तो सरकार इस तरह के संगठनों को भी मान्यता नहीं देता। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं नक्सलिस्ट मूवमेंट, नक्सलवादी संस्थाएं, नक्सलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। यह भारत से ही स्टार्ट हुई थी। वेस्ट बंगाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जिसका नाम है नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी गांव में एक व्यक्ति थे चारू मजूमदार। चारू मजूमदार ने इसकी स्थापना की। वहां पर भी यही काम था। सरकार के खिलाफ लोगों ने हथियार उठा लिए थे कि हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए। तो सरकार ने इस तरह की संस्थाओं को रोकने के लिए भी कुछ एक्ट बनाए थे, जिनमें से एक था यूएपीए एक्ट। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि यूएपीए एक्ट कब लाया गया। 1967 में। इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे, क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। मतलब इस तरह की संस्थाओं को रोकने के लिए एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है कि इस तरह की जो संगठन है उन पर रोकथाम लगाई जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एक है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की फॉर्मेशन दो तरह से की जाती है। एक तो प्रेसिडेंट के द्वारा। जब प्रेसिडेंट फॉर्मेशन करते हैं किसी बॉडी की ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो भी मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति साहब किसी बॉडी की फॉर्मेशन करेंगे, उस तरह की बॉडी को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडीज। फिर एक और है इसके अंदर स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूट का मतलब है लॉ, मतलब कानून, विधि द्वारा। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज हैं जिनको पार्लियामेंट लॉ के द्वारा लेकर आता है। जैसे पहले बिल आएगा पार्लियामेंट में, दोनों सदनों से पास होगा, लोकसभा और राज्यसभा से। फिर राष्ट्रपति साहब की परमिशन चाहिए, उसको परमिशन मिलेगी। जैसे ही राष्ट्रपति साहब की परमिशन मिलती है किसी बिल को, वो बन जाता है एक्ट। तो इस तरह के एक्ट से जो भी बॉडीज बनती हैं उनको कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडीज। इसका एक एग्जांपल है जैसे एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी एनसीडब्ल्यू की। इस तरह की बॉडीज हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि क्या मतलब है इंडियन पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब हम हमारा मतलब टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट टॉपिक? इससे पहले प्रीएम्बल और शेड्यूल की वीडियो डाल दी है, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो टॉपिक की हेडिंग डालेंगे। यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडियन पॉलिटी में ही इंक्लूड है। इंडियन पॉलिटी थोड़ा उससे मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाती है चीजें इंडियन पॉलिटी के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ेंगे सिर्फ प्रीएम्बल और इसके अलावा जो आर्टिकल्स हैं, और एंड करता है शेड्यूल पे। लेकिन इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है, मतलब जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको भी पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसको पढ़ा जाता है। कुछ और ऐसी जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज आ जाती हैं उसको भी पढ़ लिया जाता है इंडियन पॉलिटी के अंदर। तो हेडिंग डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। हिंदी में लिखेंगे भारत में संवैधानिक विकास, कि किस तरह हमारे संविधान का विकास हुआ। कुछ एक्ट लाए गए थे ब्रिटेन की महारानी के द्वारा, उन्हीं से हमने सीखा कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा था। इसीलिए इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। या फिर एक और इसका आप हेडिंग डाल सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो कहानी शुरू करते हैं कहां से?
1579 से। जो यूपीएससी की बुक है इंडियन पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत, वहां पे सीधा स्टार्ट होता है 73 के एक्ट से। लेकिन अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये बेसिक बातें हैं जो कि हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, वो सिर्फ समझाने के लिए हैं। स्टार्ट होता है जो इंडियन पॉलिटी वो स्टार्ट होती है 73 के एक्ट से, लेकिन आपको मैं बेसिकली समझा देता हूँ कि क्या कुछ हुआ था, संविधान से पहले का क्या पूरा मतलब सिस्टम रहा था। तो हम कहानी शुरू करते हैं 1579 से। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था स्टीफन थॉमस। तो पहला अंग्रेज भारत की धरती पर पैर रखता है 1579 में। पहला अंग्रेज इसलिए, इससे पहले भी विदेशी लोग आते थे लेकिन वो ब्रिटिशर्स नहीं थे। जैसे डच आए हुए थे इससे पहले, पुर्तगाली आ चुके थे, उनकी फैक्ट्रीज लगी हुई थी यहाँ पर। उससे पहले चाइना से भी लोग आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पे, ह्वेनसांग, मौर्य साम्राज्य के टाइम पे लोग बाहर से आते थे। तो विदेशी लोगों का आना जाना लगा रहता था भारत में। लेकिन पहला जो मतलब कंपनी के उद्देश्य से अधिकारी आया था, खैर अधिकारी नहीं था उस टाइम पे, ऐसे ही कोई व्यक्ति आया था भारत की स्थिति चेक करने के लिए। 4 साल बाद इसका एक दोस्त आता है 1583 में, उसका नाम था रॉल्फ फिच। इन दोनों ने मिलकर भारत की स्थिति चेक की कि यहाँ पर बहुत ही मसालों का बेहतरीन व्यापार हो सकता है, इंडियन मार्केट बेस्ट है इनके लिए। उस टाइम पर एक आइलैंड था मलुक आइलैंड, वहां पर ऑलरेडी डोमिनेंस था डच का, तो वहां पर तो जा नहीं सकते थे, इनकी नजर थी इंडियन मार्केट पे। तो 2 व्यक्ति आए, इन्होंने भारत की दशा चेक की, फिर वापस ब्रिटेन गए, वहां पे जाके कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आप सभी ने सुना होगा, चाहे पहले कभी आपने हिस्ट्री पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, या पॉलिटिकल साइंस भी ना पढ़ी हो, कहीं ना कहीं स्कूल में ईस्ट इंडिया कंपनी का आपने नाम सुना होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन ये करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक डेट आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1600 AD। ठीक है, इस डेट को ब्रिटेन के अंदर महारानी थी एलिजाबेथ वन, महारानी एलिजाबेथ कंपनी को मोनोपोली देती है 15 साल के लिए, मतलब ट्रेड का राइट दे दिया, चार्टर इशू किया, चार्टर का मतलब है परमिशन लेटर, मोनोपोली दे दी ईस्टर्न कंट्रीज के लिए कंपनी को, कितनी 15 ईयर्स के लिए। मोनोपोली का मतलब है एकाधिकार, मतलब पूरे वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंग जो ईस्टर्न कंट्रीज थी, स्पेशली साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, इसके अंदर इंडिया ही नहीं, चाइना, म्यांमार, इसके अलावा थाईलैंड, ये सभी कंट्रीज इंक्लूड थी। साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के लिए व्यापार करने का राइट दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसका मतलब साफ है मोनोपोली का कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अब किसी भी और यूरोपीय कंपनी को इन देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार नहीं है, ये मतलब होता है मोनोपोली का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिलती है 1600 AD में। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक और नाम था पुराना, वो भी याद कर लेंगे, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 AD में मोनोपोली मिल जाती है व्यापार करने की। अब उस टाइम पर हमारे यहाँ शासन था अकबर का 1556 टू 1605 तक। अब ब्रिटेन की महारानी की डेथ हो जाती है 1603 में। 1603 में ब्रिटेन की महारानी की डेथ हुई, वहां पर राजा बनता है जेम्स IV। तो ब्रिटेन का राजा बना जेम्स IV। अब कंपनी को ट्रेड का राइट तो मिल गया महारानी से। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको कोई कंपनी लगानी है यूएसए में, तो पहले आपको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी कंपनी लगाने के लिए, इसके बाद यूएसए की सरकार से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह कंपनी को परमिशन चाहिए थी भारत के बादशाह से। तो भारत का बादशाह था अकबर, ठीक है, उस टाइम पर था अकबर। ब्रिटेन में महारानी की डेथ हो जाती है, राजा बनता है जेम्स IV। तो जेम्स IV क्या करता है, एक व्यक्ति तैयार करता है जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम है? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को तैयार किया अकबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर अकबर का शासन है ना। तो मुगलों की भाषा थी तुर्की और फारसी, मुगलों की भाषा इसने सीख ली कैप्टन हॉकिंस ने। फाइनली कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है 1608 में कोस्टल एरिया में
यहाँ पर इसको मिलते हैं पुर्तगाली। पहले तो पुर्तगाली ने इसको घेर लिया, जाने नहीं दिया आगे। फिर इसने इसके पास जो भी गिफ्ट थे लेकर आया था अकबर के लिए, वो सभी गिफ्ट दे दिए पुर्तगालियों को। किसी तरह पुर्तगाली इसको लेकर गए दरबार के अंदर। अब अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में, इसको पता नहीं। तो 1609 में पुर्तगाली इसको लेके जाते हैं जहांगीर के दरबार में। भारत का बादशाह उस टाइम पर कौन है? जहांगीर। अब जहांगीर एक आयाश आदमी है, ऑलरेडी शराब और अफीम के नशे में पड़ा रहता है। रूल करती है इसकी वाइफ नूरजहां। नूरजहां की एक बुक है जिसका नाम है 20th वाइफ ऑफ जहांगीर। उस बुक में नूरजहां लिखती है कि जहांगीर का इतना भव्य दरबार था, पूरे विश्व में इस तरह का इंपायर कहीं नहीं देखने को मिला। एक रोमन इंपायर को जरूर थोड़ा बहुत कंपेयर किया जाता है जहांगीर के दरबार से। भव्य किले थे, भव्य इमारतें थी, भव्य ही खान पान थे, बहुत ही बड़ी आर्मी थी जहांगीर की। तो जहांगीर शौकीन है शराब का और अफीम का। किसी तरह कैप्टन हॉकिंस डरते डरते इसके दरबार में पहुंचता है जहांगीर के। अब कैप्टन हॉकिंस पहले ही डरा हुआ है, तो कैप्टन हॉकिंस के सामने जहांगीर क्या करता है, एक व्यक्ति था जहांगीर की आर्मी का सोल्जर था, वो जहांगीर को बोलता है सैलरी बढ़ाने के लिए। जहांगीर नशेड़ी आदमी है, जहांगीर ने नशे नशे में उस व्यक्ति को शेरों के साथ लड़ने के लिए छोड़ दिया क्योंकि उसने सैलरी बढ़ाने की डिमांड की थी। कैप्टन हॉकिंस पहले ही डरा हुआ है, किसी तरह इसने थोड़ा मतलब कोरेजियसली क्या किया कि परमिशन मांगने की कोशिश की, लेकिन इसको परमिशन नहीं दी जहांगीर ने। इसके पास पेंटिंग्स थी, जहांगीर को पेंटिंग्स पसंद थी, तो पेंटिंग्स इससे ली और इससे बहुत खुश हुआ। अब जहांगीर ने क्या किया, इसकी अच्छी खासी खातिरदारी की, इसको कहीं का मनसबदार भी बनाया गया, इसकी शादी भी की गई यहाँ, 3 साल तक यहाँ रहा भी। लेकिन इसको चाहिए था राइट ट्रेड के लिए, अब परमिशन मिल नहीं रही थी, तो 3 साल तक ये भी थक चुका था। फाइनली ये व्यक्ति चला जाता है वापस ब्रिटेन। जाते जाते इसकी हो जाती है डेथ। तो इसके बाद कहानी शुरू होती है 1612 से। कैप्टन हॉकिंस की डेथ हुई जहांगीर के दरबार में। उस टाइम पर चिट्ठियों का टाइम था, तो मतलब ऐसे कोई था नहीं कि फोन कॉल्स वगैरह वहां पे फोन कर दिया तो जेम्स फोर को पता चल गया कि जहांगीर ने परमिशन नहीं दी। तो चिट्ठियां जाती थी, काफी समय लगता था। तो उधर जेम्स फोर के पास भी चिट्ठी चली गई थी और अच्छी तरह से उसको पता चल गया था कि जहांगीर किस लेवल का आदमी है। जहांगीर शौकीन था शराब का और अफीम का, और एक पसंद थे मुगलों को गुलाब। तो एक और व्यक्ति तैयार किया गया, 1612 का समय था। एक व्यक्ति आया ब्रिटेन से, कंपनी का अधिकारी था, जिसका नाम था थॉमस रो। क्या नाम था? थॉमस रो। ये व्यक्ति पूरी तैयारी से आया जहांगीर को खुश करने के लिए। अपने साथ शराब भी लेकर आया और गुलाब भी। शराब मतलब अंग्रेजी शराब, वाइन। इसने क्या किया, सबसे पहले तो इसको पुर्तगालियों ने घेर लिया यहाँ भी। अब इसके साथ थोड़ी बहुत सेना भी थी, हथियार जो थे मॉडर्न थे, हमारे यहाँ पर इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था। टेक्निकली हम बहुत पीछे थे, मुगलों ने साइंस पर काम बिल्कुल भी नहीं किया, जबकि यूरोप के लोग साइंस में बहुत आगे थे हमसे। तो क्या किया कि थॉमस रो ने एक छोटी सी लड़ाई लड़ी जिसको नाम दिया गया वॉर ऑफ स्वोली। तो स्वोली का युद्ध लड़ा और ये जीत गया। ये पहुंचता है जहांगीर के दरबार में 1612 में। जहांगीर को इसने वाइन टेस्ट कराया, अफीम भी थी इसके पास, अफीम टेस्ट कराई। जहांगीर इससे खुश हो गया और साथ में दे दिया गुलाब। शराब और गुलाब दोनों ही मिल गई जहांगीर को। तो जहांगीर इससे खुश होकर, जहांगीर ने एक दस्तक इशू किया 1612 में। ठीक है, 1612 में दस्तक इशू किया। दस्तक का मतलब था परमिशन लेटर। परमिशन दे दी फाइनली कंपनी को व्यापार करने की भारत में। जहांगीर ने कहा कि तुमसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इतनी खुशी थी जहांगीर को वाइन की कि तुमसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन तुम्हें 3000 रुपए पे करने पड़ेंगे और बार बार हर चीज के लिए तुमसे टैक्स नहीं मांगा जाएगा। या फिर 300 पाउंड, 1 पाउंड की वैल्यू थी 10 रुपए, या फिर 300 पाउंड या 3000 रुपए। तो फर्स्ट इन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की 1612 में। कहाँ पे? मसूलीपट्टम। मसूलीपट्टम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टम में इन्होंने क्या की? फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। फैक्ट्री का मतलब हम आज सोचते हैं कि जहां पर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। फैक्ट्री का मतलब उस टाइम ये नहीं था। फैक्ट्री का मतलब है जहां पर ये लोग इकट्ठे होकर रहते थे, इनका सामान वगैरह होता था, इनकी फैमिलीज थी, उसको बोलते थे फैक्ट्री। तो किसी तरह 1612 से लेकर फिर शाहजहां का राज आया। शाहजहां भारत का बादशाह बनता है, उसके बाद औरंगजेब। ये दोनों ही शक्तिशाली बादशाह थे।
तब तक किसी तरह इनका थोड़ा बहुत कारोबार चलता रहा, टैक्स पे करते थे बादशाह को और अपना व्यापार करते रहते थे। फिर एक इंसिडेंट हुआ कि 1707 में आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ हो जाती है। अब जब तक औरंगजेब जीवित रहा तब तक बाहर से भी किसी की ताकत नहीं हुई। औरंगजेब का सीधा सा फरमान था कि जो भी गर्दन उठाए उसकी गर्दन काट दी जाए। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, अलग अलग रीजनल पावर्स सिर उठाने लगी। इधर हैदर अली ने मौका देखकर कब्जा कर लिया मैसूर पर। हैदर अली एक आम से परिवार का व्यक्ति था। कुछ समय बाद हैदर अली का कब्जा हो गया मैसूर पर। उधर मराठा पावर्स उभरने लगी। मराठा भी आतुर थे दिल्ली पर कब्जा करने के लिए। और बंगाल की अलग कहानी चल रही थी। 1700 में एक व्यक्ति नियुक्त किया था बंगाल का सूबेदार, उसका नाम था मुर्शिद कुली खान, जिसने रूल किया 1727 तक। ठीक है, मुर्शिद कुली खान ये था बंगाल का सूबेदार। तो ये बंगाल की कहानी में मुर्शिद कुली खान की एंट्री होती है। अब औरंगजेब की डेथ हो चुकी है। औरंगजेब था भारत का बादशाह, बंगाल का जो सूबेदार था वो था मुर्शिद कुली खान। औरंगजेब की डेथ हुई, इसके बाद जो भी जितने भी बादशाह हुए वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, वीक थे। इनके अलावा जो भी छोटे मोटे नवाब थे वो ही डिसीजन लेने लगे। कुछ नवाबों ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया बादशाह से। पहले क्या होता था कि जो भी छोटे मोटे नवाब थे वो अपने एरिया से टैक्स कलेक्ट करते थे और भेजते थे बादशाह के पास। लेकिन जैसे औरंगजेब की डेथ हुई, रीजनल पावर्स उठने लगी, सभी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और बादशाह की वैल्यू इतनी नहीं रही जितनी पहले थी। तो 1717 में भारत का बादशाह था फर्रुख सियार। क्या नाम था? फर्रुख सियार। फर्रुख सियार को एक बीमारी थी, भारत के किसी भी वैद्य से इसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो अंग्रेज एक डॉक्टर लेकर आए जिसका नाम था जेफरसन। डॉक्टर ने इसकी बीमारी ठीक कर दी और फर्रुख सियार खुश हो गया उनसे। फर्रुख सियार ने खुश होकर उनको फ्री ट्रेड का राइट दे दिया। जहांगीर ने कैसा राइट दिया था? या तो 300 पाउंड दो या 3000 रुपए। जहांगीर का जो दस्तक था, इसने क्या किया, इसने फ्री टैक्स का ट्रेड दे दिया अंग्रेजों को, मतलब टैक्स फ्री ट्रेड का राइट दे दिया अंग्रेजों को। कहां पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एक्चुअली जितने भी बाहरी इन्वेडर्स थे इन सब की नजर होती थी बंगाल पर। इसके पीछे का कारण यह था कि बंगाल में निकलती है गंगा नदी और गंगा के जो आसपास की लैंड है वो काफी फर्टाइल है, मतलब जो मोस्ट फर्टाइल लैंड मानी जाती है वो गंगा किनारे है। गंगा में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हद से ज्यादा है, इसलिए प्रोस्पेरस स्टेट है बंगाल, मतलब जो अभी वेस्ट बंगाल है। बंगाल का एक व्यक्ति था, बंगाल के पास इतना धन था, बंगाल का एक व्यक्ति था जिसका नाम था ओमीचंद। ओमीचंद के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, इतनी ब्रिटेन की कुल जीडीपी भी नहीं थी उस टाइम पर, इसलिए बंगाल को कहा जाता था धन का भंडार और इसीलिए नाम दिया जाता था भारत को सोने की चिड़िया। तो किसी तरह बंगाल, बिहार और उड़ीसा की इसको क्या मिल जाता है? फ्री ट्रेड करने का राइट मिल जाता है फर्रुख सियार से। अब बंगाल में अलग कहानी चली हुई है। फर्रुख सियार है भारत का बादशाह, तो बंगाल में सूबेदार है मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान क्या करता है? मुर्शिद कुली खान भी मौका देखकर खुद को क्या करता है? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है, बंगाल का नवाब। अब मुर्शिद कुली खान ने भी टैक्स देना बंद कर दिया भारत के बादशाह को। तो 1700 से लेकर 1727 तक कौन है? मुर्शिद कुली खान। कहां पे? बंगाल के अंदर। मुर्शिद कुली खान के बाद एक व्यक्ति बंगाल का नवाब बनता है जिसका नाम है 1727 से 1739, इसका नाम है शिजाउद्दीन। शिजाउद्दीन भी ऐसे ही रूल करता रहा बंगाल में। फिर 39 से 40 तक रूल करता है इसका लड़का शिजाउद्दीन का, इसका नाम है सरफराज खान। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगलों का इतना ज्यादा डाउनफॉल आ गया था कि जो भी छोटे मोटे दरबारी थे, सेनानायक थे, सभी अपने अपने डिसीजन लेने लगे थे। बादशाह की कोई वैल्यू नहीं रही थी औरंगजेब के बाद। हैदर अली ने जिस तरह मैसूर पर कब्जा किया, हैदर अली एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति था, सेना नायक था सेना के अंदर। मौका देखकर उसने कब्जा कर लिया मैसूर पर। वो भी उसी तरह अंग्रेजों के साथ चलता रहा दूसरी साइड। तो बंगाल की कहानी ये थी कि सरफराज खान बनता है 39 to 40 तक रूल करता है बंगाल के अंदर।
फिर इसका दरबारी था जिसका नाम था हैदर अली, सॉरी हैदर अली नहीं, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान रूल करता है 4256। अलीवर्दी खान ने भी मौका देखकर सरफराज खान की हत्या कर दी और बैठ गया आकर सिंहासन पर बंगाल के। अलीवर्दी खान एक मजबूत शासक था बंगाल का। उस टाइम पर अंग्रेजों की अलग कहानी चली हुई थी, छोटी मोटी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे थे, कहीं पर छोटी मोटी लड़ाई लड़ रहे थे, बंगालों की आपस में कहीं थोड़ी बहुत झड़प करवा दी, फिर क्या करते थे नवाब उनसे खुश होकर थोड़ी बहुत सेना दे दी, पैसा दे दिया, या फिर फ्री ट्रेड का राइट दे दिया। इस तरह अंग्रेजों ने फूट डालो की नीति लागू रखी स्टार्टिंग से ही। अब अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल पर अंग्रेजों की नजर थी, तो अंग्रेज क्या करते हैं, एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना स्टार्ट करते हैं बंगाल के अंदर। फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, फैक्ट्री को क्या कर दिया, फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया। फोर्टिफाई का मतलब किलेबंदी, आसपास उसके चार दीवारी करना स्टार्ट कर दिया। पहले जो राजाओं के किले थे उनके आसपास भी ऐसे ही चार दीवारी की जाती थी। इसके बाद यहां तक कोई इशू नहीं था अलीवर्दी खान को। फिर अंग्रेजों ने एक और काम किया, आसपास खाई खोदना स्टार्ट कर दिया दीवार के बाहर, बिल्कुल एज इट इज राजाओं के महल की तर्ज पर। अब अलीवर्दी खान को शक हो गया कि अंग्रेजों की नीयत ठीक नहीं है। जिस तरह कर्नाटक के अंदर युद्ध लड़े जा रहे हैं नवाबों से, इसी तरह बंगाल के अंदर ऐसा होने की संभावना है। तो अलीवर्दी खान ने कहा कि कृपया करके अपना बोरिया बिस्तरा गोल कीजिए भारत से और यहाँ से निकलिए। तो अलीवर्दी खान को किसी तरह उन्होंने रिक्वेस्ट की, खाई खोदना बंद कर दिया, तो अलीवर्दी खान ने कंटिन्यू रखा उनके ट्रेड को। फिर इसके बाद अलीवर्दी खान की डेथ हुई 56 में। फिर अलीवर्दी खान का कोई लड़का नहीं था, इसकी लड़कियां थी। इसकी एक लड़की का लड़का था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बनता है नवाब बंगाल का, मतलब इसका ग्रैंडसन था, मतलब नाती था, नाती को भी ग्रैंडसन ही बोलते हैं आई थिंक। अब सिराजुद्दौला इसकी लड़की का लड़का था, इसका मतलब इसकी और भी लड़कियां थी, उनके भी बच्चे थे। तो सभी सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हो गए कि हमें नवाब नहीं बनाया, बना दिया सिराजुद्दौला को। इसी तरह उनमें से एक था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर क्या था, बंगाल की सेना का कमांडर था। मीर जाफर था। अब जो इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर है यानी कि अलीवर्दी खान की पत्नी, वो भी नाराज है सिराजुद्दौला से। तो सब लोग सिराजुद्दौला के अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहे हैं बंगाल के अंदर, यानी कि इसको गद्दी से हटाना चाहते हैं किसी तरह। अब सिराजुद्दौला भी इसी तरह का था, 22-23 साल का लड़का था, खून गर्म था, बोलने की सेंस नहीं थी, थोड़ा नोटोरियस टाइप का था, किसी को मन किया थप्पड़ मार दिया, किसी को मन किया नवाब था गर्दन उतार दी किसी की। इस तरह इसको बिल्कुल भी सेंस नहीं थी बोलने की, जनता भी इसको लाइक नहीं करती थी। तो सिराजुद्दौला पूरी तरह से जनता की आंखों में भी खटक रहा था और इसके जो घर वाले थे आपस में इनके अंदर भी गृह युद्ध चला हुआ था। तो क्या हुआ, फिर एक कहानी यहाँ पर आती है कि एक इंसिडेंट हुआ जिसका नाम था ब्लैक होल इंसिडेंट। अब अंग्रेजों ने अलीवर्दी खान के टाइम पे खाई खोदना बंद कर दिया था। जैसे ही सिराजुद्दौला बना नवाब बंगाल का, तो अंग्रेजों ने फिर से खाई खोदने का काम स्टार्ट कर दिया। अब सिराजुद्दौला को पता लगता है कि खाई खोदी जा रही है और अंग्रेजों की जो मंशा है वो ठीक नहीं है भारत को लेकर। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, कुछ सैनिक भेजे फैक्ट्री में। ये कहानी है 20 जून 1756 की। कुछ सैनिक भेजे, वहां पर कुछ यूरोपियन औरतें थी, उनके बच्चे थे, 10x8 के कमरे में उनको बंद कर दिया। ऐसा लिखती हैं ब्रिटेन के हिस्टोरियंस की किताबें कि लोगों को बंद किया था सिराजुद्दौला ने। इंडियन हिस्टोरियंस का मानना है कि वो जो महिलाएं और औरतें थी उन्होंने खुद ही अपने आप को लॉक किया था अंदर, ताकि इनके सैनिक कुछ उनको नुकसान न पहुंचा सके। टोटल मेंबर थे 146 वहां पर उस टाइम 146 थे, जिसमें से 123 की हो जाती है डेथ। इस इंसिडेंट को नाम दिया गया ब्लैक होल इंसिडेंट। ठीक है, 10x8 का कमरा था, कमरे में लोग हो गए 146 लोग, जिनमें से डेथ हो जाती है 123 की। बचते कितने हैं, 23 लोग, जिनमें से एक था हॉलवेल। हॉलवेल किसी तरह ब्रिटेन चला गया भागकर। हॉलवेल वहां पर जाकर अपनी बुक में लिखता है कि कमरे में बंद कर दिया नवाब के सैनिकों ने। कमरे में इतनी प्रॉब्लम थी
कि एक के ऊपर एक खड़ा था, ना पानी था, ना हवा थी, ना खाने को कुछ था, दम घुट घुट कर लोग मर गए, किसी तरह मैं वहां से बचकर निकला और मेरे साथ और 22 लोग थे जो अभी भी वहां फंसे हुए हैं। तो ये कहानी लिखी हॉलवेल ने। इंडियन हिस्टोरियन मानते हैं कि कहानी को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जा रहा है। उस टाइम पर थे 70-75 लोग जो वहां पर थे, वो भी उन्होंने खुद ही अपने आप को लॉक किया था। तो एक तो ये रीजन माना जाता है बैटल ऑफ प्लासी का। बैटल ऑफ प्लासी ही ऐतिहासिक लड़ाई मानी जाती है, अंग्रेजों की जो नींव रखी थी, जहां से हमारी स्लेवरी स्टार्ट होती है बेसिकली, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी का एक इंसिडेंट माना जाता है ब्लैक हॉल इंसिडेंट, मतलब जो तत्कालिक कारण है। तो बैटल ऑफ प्लासी के लिए क्या हुआ, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उस टाइम पर 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को महारानी अपॉइंट करती है गवर्नर कहाँ का, बंगाल का, कि यहाँ पर जाकर स्थिति चेक करो, क्या हुआ है, क्या रीजन है ब्लैक होल इंसिडेंट का। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ आया। रॉबर्ट क्लाइव पूरी तैयारी के साथ आया था। रॉबर्ट क्लाइव ने पहले सिराजुद्दौला की हिस्ट्री चेक की कि इसके तो घर में ही गृह युद्ध चल रहा है, एक मीर जाफर इसका जो कमांडर है वो भी इसके अगेंस्ट है, वो किसी न किसी तरह इसको गद्दी से हटाना चाहता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जाकर मिलता है मीर जाफर से। मीर जाफर से जाकर मिला, टीम का सेटअप किया, प्रॉपर प्लान बन गया और ललकार दिया सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी के लिए। प्लासी का युद्ध इसलिए कहा गया, वहां पर काफी सारे ट्रीज थे प्लास के, उनको बोला जाता था प्लास के पेड़, इसीलिए इसको नाम दिया गया बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी की डेट याद रखेंगे, क्या थी, 23 जून 1957। प्लासी के मैदान में चले गए। अब सिराजुद्दौला है एक तरफ, सिराजुद्दौला वर्सेस इंग्लिश आर्मी। इंग्लिश आर्मी को कौन लीड कर रहा है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ कौन है, मीर जाफर इनडायरेक्टली। तो युद्ध स्टार्ट हुआ। मीर जाफर ने सेना को आदेश ही नहीं हुआ, ऐसा लिखती हैं इतिहास की किताबें। कुछ किताबें लिखती हैं कि मीर जाफर ने अफवाह फैला दी कि सिराजुद्दौला युद्ध में मारा गया सेना के अंदर, सेना ने शस्त्र गिरा दिए, जिस वजह से सिराजुद्दौला को पकड़ लिया मीर जाफर के लड़के मीरन ने और सिराजुद्दौला वहीं पर मारा गया उस युद्ध के अंदर। तो यहाँ से अंग्रेजों की नींव रखी जाती है बैटल ऑफ प्लासी से। अब बैटल ऑफ प्लासी हार गए हम, यानी कि उस टाइम पर जो नवाब था बंगाल का, बैटल ऑफ प्लासी हम हार गए। इसके बाद बंगाल का नवाब बनता है मीर जाफर। ठीक है, अब मीर जाफर पहले ही गद्दारी कर चुका था सिराजुद्दौला के साथ। फर्स्ट ऑफिशियल गद्दार माना गया था जयचंद 1192 के अंदर, जब पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी का। इसके बाद सेकंड ऑफिशियल गद्दार माना गया है, उस टाइम भी यही स्थिति थी, हिस्ट्री फिर से रिपीट हुई यहाँ। सेकंड ऑफिशियल गद्दार माना गया मीर जाफर। मीर जाफर ने गद्दारी की सिराजुद्दौला के साथ, हालांकि ये भी अपनी जगह सही था, इसको कमांडर की पोस्ट से हटा दिया था, इसके साथ काफी बदसलूकी की थी। अब जिस तरह जयचंद के साथ हुआ, जयचंद भी अपनी जगह सही था। एक्चुअली एक प्रेमिका थी पृथ्वीराज चौहान की जिसका नाम था स्योगिता। स्योगिता के पिता थे जयचंद। जयचंद ने स्वयंवर रचाया था स्योगिता के लिए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इन्विटेशन नहीं भेजा। अब स्योगिता प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान से, तो पृथ्वीराज चौहान को इन्विटेशन भेजती है स्योगिता कि किसी तरह से मेरा यहाँ से हरण कर लो, मुझे शादी तुमसे करनी है। तो पृथ्वीराज चौहान आया और स्योगिता का हरण कर लेता है स्वयंवर से। अब पृथ्वीराज चौहान ताकतवर आदमी था, किसी और राजा की ताकत नहीं उस समय स्वयंवर के अंदर उसे छेड़ने की। तो पृथ्वीराज चौहान वहां से चला जाता है स्योगिता को लेकर। अब जयचंद के अंदर गुस्सा था पृथ्वीराज चौहान को लेकर। मोहम्मद गोरी बाहर से आया हुआ व्यक्ति था, इससे पहले एक बार हार चुका था बैटल ऑफ त्राइन में। बैटल ऑफ त्राइन हुई सेकंड टाइम 1192 एडी में। उसको इनविटेशन भेजा राजा जयचंद ने कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, किसी तरह पृथ्वीराज चौहान को हराओ और भारत के अंदर तुम आओ। तो पृथ्वीराज चौहान बिना तैयारी के था, एकदम से आकर ललकारने लगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का साथ दिया जयचंद ने, तो उस बैटल के अंदर हार जाता है पृथ्वीराज चौहान। वहीं से स्टार्ट हुई थी मुस्लिम रूलर्स की जो प्रथा थी, दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी 1206 के अंदर, जो कि चलती रही 1526 तक। फिर बाबर आया, मुगलों का शासन आ गया भारत में। इसी तरह उस टाइम पर फर्स्ट जो ऑफिशियल किताबें लिखती हैं गद्दार के रूप में, वो लिखते हैं जयचंद को। जयचंद भी अपनी जगह सही था, खैर वो सही गलत की बात हिस्ट्री में है, वो हिस्ट्री का अलग से टॉपिक है, वहां पर डिस्कस करेंगे। और सही गलत का पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इसी तरह अब सेकंड टाइम हिस्ट्री रिपीट हुई, यहाँ पर मीर जाफर ने गद्दारी की सिराजुद्दौला के साथ, ऐसा लिखती हैं किताबें। तो मीर जाफर बन जाता है बंगाल का नवाब। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना,
मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, लेकिन शक्तिशाली नवाब नहीं था। अब अंग्रेजों ने इसका साथ दिया था, अंग्रेजों के कंट्रोल में था। तो क्या किया यहाँ पर अंग्रेज, क्या करते हैं, ड्यूल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ड्यूल गवर्नमेंट, द्वैध शासन एस्टेब्लिश हुआ फर्स्ट टाइम बंगाल के अंदर। ड्यूल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, देखो, दो तरह से कामकाज को डिवाइड कर दिया गया। कैसे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, मतलब जो भी टैक्स वगैरह आता है प्रॉपर्टी से, वो कलेक्ट करेंगे ब्रिटिशर्स। कौन कलेक्ट करेगा, ब्रिटिशर्स। और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है, वो किसको दे दिया, नवाब को, यानी कि मीर जाफर को। अब पैसा सारा जा रहा है ब्रिटिशर्स के पास। सरकार के पास पैसे का सोर्स क्या है, रेवेन्यू, जो भी टैक्स हम पे करते हैं। सरकार के पास पैसा है नहीं मीर जाफर के पास, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे करेगा। कर्जा चढ़ जाता है बंगाल की सरकार के ऊपर, अंग्रेजों का कर्ज पर कर्ज होता गया। अब मीर जाफर ने कन्नी काटना स्टार्ट कर दी अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया। फिर गद्दी पर बिठाया गया इसके दामाद को, मीर कासिम को। क्या नाम था, मीर कासिम। अब मीर कासिम भी कठपुतली बनने को तैयार नहीं था। पहले सत्ता के लालच में इसने भी मीर जाफर से धोखा किया, जिस तरह मीर जाफर ने धोखा किया था सिराजुद्दौला के साथ, इसने धोखा किया मीर जाफर के साथ। तो मीर कासिम गद्दी पर बैठ गया बंगाल की। अब मीर कासिम भी कठपुतली बनने को तैयार नहीं था। तो मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। फिर फाइनली बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के मैदान में जो युद्ध हुआ उसे कहा गया बैटल ऑफ बक्सर। इसकी डेट याद रखेंगे, क्या थी, 23 अक्टूबर 1764। एक तरफ थी किसकी सेना, मीर कासिम की, मीर कासिम। इसके साथ था भारत का बादशाह। मीर कासिम बंगाल का नवाब था, शाह आलम II था भारत का बादशाह। तो भारत का बादशाह था मीर कासिम के साथ। अब सब भी अंग्रेजों के खिलाफ थे, शाह आलम II, ठीक है। इनके साथ एक और व्यक्ति था, अवध का नवाब। वर्सेस लड़ाई किसके साथ थी, इंग्लिश आर्मी। इंग्लिश आर्मी को कौन लीड कर रहा था, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। तो यहां पर हार हो जाती है मीर कासिम की, और शाह आलम II भी यहां से भागकर अपनी जान बचाता है किसी तरह। तो पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ चुके हैं हम बैटल ऑफ बक्सर तक। वैसे नींव रखी गई थी बैटल ऑफ प्लासी से, क्योंकि उसके बाद लूटमार स्टार्ट हुई बड़े स्केल पे। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर से पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में कंट्रोल आ गया। कैसे, अब बैटल हार गए थे हम, तो भारत का बादशाह था शाह आलम II। तो शाह आलम II से ट्रीटी साइन करवाएगी। इसकी डेट याद रखेंगे, 12 अगस्त 1765। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है, किसको, ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल गए, किसके, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। पहले दस्तक इशू किया था जहांगीर ने, 1612 से कहानी शुरू हुई थी। 3000 रुपए में टैक्स करने का ट्रेड करने का राइट दे दिया अंग्रेजों को। फिर फरुख सियार ने फ्री ट्रेड का राइट दे दिया। अब क्या हुआ, अंग्रेजों को मिल जाती है दीवानी। दीवानी का मतलब है टैक्स कलेक्ट करने की शक्ति मिल गई बंगाल से। आप देखिए, किसी दूसरे के देश में आए, पहले हाथ पैर जोड़कर विनती से इन्होंने ट्रेड का राइट लिया बादशाह से। धीरे धीरे इतना एस्टेब्लिश कर लिया खुद को कि अब खुद टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के एरिया में जाकर। तो दीवानी राइट्स मिले इनको 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। अब जब दीवानी राइट्स मिले, उस टाइम पर कंपनी चल रही थी लॉस में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, एक्चुअल में कंपनी लॉस में थी। जो प्रॉफिट हो रहा था वो हो रहा था अधिकारियों का, जो कंपनी के अधिकारी थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में थी। अब महारानी ने भी क्वेश्चनिंग स्टार्ट की कि कंपनी लॉस में है तो इतना पैसा आ कहां से रहा है और कहां जा रहा है। देखिए, लोग क्या करते थे, जो व्यक्ति थे एक रॉबर्ट क्लाइव, ऐसा लिखते हैं इतिहास की किताबें कि एक रॉबर्ट क्लाइव ने जब बैटल ऑफ प्लासी के बाद कलकत्ता शहर को लूटा, तो उस टाइम पर सैकड़ों पानी के जहाज
भरकर सोने चांदी से लेकर गया इंग्लैंड। जब महारानी ने क्वेश्चनिंग की कि इतना पैसा सोना चांदी कहाँ से आया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि ये भारत के लोगों ने हमारे काम से खुश होकर दिया है हमें गिफ्ट के रूप में। इसी तरह बाकी अधिकारी भी यही करते थे कि जो भी यहाँ से गिफ्ट वगैरह मतलब वहां पर बोल देते थे कि गिफ्ट है, जो भी यहाँ से लूट कर लेके जाते थे उनको बोलते थे महारानी को कि लोगों ने खुश होकर हमें उपहार दिए हैं भारत के। तो महारानी ने क्या किया, उनको कंट्रोल में लाने के लिए कुछ एक्ट रखे महारानी ने, जिसको कहा जाता है, पहले कंपनी रूल की फॉर्म में पढ़ेंगे, उसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है 1858 से। अब जो इतना लॉस हो रहा था कंपनी का, अधिकारी अपने घर भर रहे थे, बेसिकली जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे, जो भी इंग्लैंड के बड़े बड़े घरों के बच्चे थे, इंग्लैंड के अंदर फ्यूडल सिस्टम था, मतलब सामंतवादी सिस्टम था, वहां पर सामंत होते थे, वहां की जो हाई क्लास पोस्ट है उसको बोला जाता था सामंत। तो सामंतों के जो बच्चे थे, बिगड़ैल बच्चे थे, अमीर बाप की खस्ता औलाद, जैसे एक कहावत है कि अगर अमीरों मतलब किसी के पास अगर ज्यादा पैसा आ जाए लिमिट से ज्यादा और संस्कार ना डाले जाए तो श्योरिटी है कि उसकी औलाद बिगड़ैल होगी। तो अमीर बाप की खस्ता औलाद थे। कंपनी क्या करती थी, इम्प्लॉयज बनाकर भेज देती थी भारत में, वहां पर भी ऐसे ही नशा करते थे, अफीम खाते थे, नशा करके पड़े रहते थे पूरा पूरा दिन। भारत में भी यही काम किया, लूटमार की लोगों से, लूटमार करके जो पैसा लेकर जाते थे ब्रिटेन, उसको बोलते थे कि गिफ्ट मिले हैं भारत से। इस तरह कंपनी लॉस में चलती रही और प्रॉफिट होता रहा अधिकारियों का। तो फाइनली ब्रिटेन की महारानी एक्ट लेकर आती है। तो यहीं से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। ब्रिटेन की महारानी एक्ट लेकर आती है। एक्ट की शुरुआत होती है 1773 से। एक्ट का मतलब है लॉ, कि कुछ लॉ थे जो लिखे गए थे एक्ट के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग अब कंपनी को कंट्रोल किया जाएगा, मतलब कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाए जाते थे। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या थे। रेगुलेटिंग एक्ट को दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो कैसे, कंपनी रूल, पहले कंपनी रूल करेगी 1773 से लेकर 1857 तक। 1857 में फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, मतलब जो उस टाइम पर स्वतंत्रता संग्राम था उसको नाम दिया गया था सिपाही म्यूटिनी। तो सिपाही म्यूटिनी हुई 57 में। उसके बाद फिर महारानी ने डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर दिया भारत के अंदर। तो इसको पढ़ते हैं बाद में कैसे, क्राउन रूल से। 1858 टू 1947। अब इन एक्ट के थ्रू हमें कहानी पढ़नी है, कहां तक की, 1773 से स्टार्ट करेंगे और 1947 तक चलेंगे। 1947 में उस टाइम पर असेंबली लगी हुई है, जहां पर काम चल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, और भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा है। तो संवैधानिक विकास है। संवैधानिक विकास का मतलब जो हमने हेडिंग डाली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इस एक्ट के थ्रू ही हमारे संविधान का विकास होता है, कि किस तरह जो जो एक्ट के अंदर लॉ लाए गए थे, उनमें जो जो लॉ हमारे लिए मतलब सूट करते थे उस टाइम पर, हमें वो जो एक्ट हमारे लिए अच्छे थे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले, जो हमें ठीक नहीं लगे उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डाला गया। इसके अलावा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्स लिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं 1773 के एक्ट से। पढ़ते पढ़ते चलेंगे कहां पर, 1947 तक। तो 1773 से पढ़ेंगे। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर आप इसको चार्टर एक्ट भी बोल सकते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया, हेडिंग डालेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या लिखा था, ये बातें हमें पढ़नी है। उस टाइम पर 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इन तीनों के अलग अलग गवर्नर थे। जो बंगाल का गवर्नर था, इसको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल। मतलब यहां से क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब पावर्स को मतलब किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में दे दिया जाता है या किसी एक ही संस्था में, उसको कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। एक वर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जब पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया गया है, कैसे गवर्नमेंट के ऑर्गन है जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। वर्टिकली डिवाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट है, जैसे लोकल लेवल पे पंचायती राज, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज। इस तरह वर्टिकली डिवाइड किया गया है, वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। वो प्रोसेस है डिसेंट्रलाइजेशन की।
औरंगजेब के टाइम पे भी पावर्स को सेंट्रलाइज किया गया था। औरंगजेब शक्तिशाली राजा था, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था पावर्स का। छोटे छोटे नवाब थे, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो यहाँ से फिर सेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट होता है। सेंट्रलाइजेशन यहाँ से पीक पर जाएगा 1833 तक। उसके बाद फिर से उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, इनके गवर्नर थे उस टाइम पर ऑटोनॉमस थे, इंडिपेंडेंटली अपने अपने डिसीजन लेते थे अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग। बंगाल के गवर्नर को बना दिया जाता है गवर्नर जनरल, और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है बंगाल के गवर्नर जनरल के। तो लिखेंगे इट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज दी गवर्नर जनरल ऑफ। साथ साथ ये भी जानेंगे कि किस तरह संविधान का विकास हुआ। तो सेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट कहाँ से आया? यहाँ से, इस एक्ट से 1773 के, क्योंकि गवर्नर को बना दिया गया था गवर्नर जनरल। यानी कि अभी हालांकि उस टाइम पर भी ऑटोनॉमस थे अपनी अपनी पावर्स को लेकर, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल केस में जो फाइनल डिसीजन होता था वो होता था बंगाल के गवर्नर जनरल का, इसलिए कहा गया सबऑर्डिनेट थे बंगाल के गवर्नर जनरल के बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर। तो क्या किया, बंगाल के गवर्नर को बना दिया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके साथ साथ क्या किया, गवर्नर जनरल की काउंसिल सेट कर दी। 4 मेंबर से टोटल, 3 मेंबर्स की काउंसिल सेट की, एक गवर्नर जनरल था। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ ये हुई कि गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा था, क्योंकि टोटल मेंबर थे 4। अब कोई स्पेशल केस आ गया, उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है तो मतलब 2 वोट इस साइड हो गए, 2 वोट उस साइड हो गए। अब कोई है ही नहीं कि उसको मतलब फाइनल वोट डालेगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर मामला फंस जाता था गवर्नर जनरल के केस में। फिर इसके साथ साथ क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो लिखेंगे इट एस्टेब्लिश्ड, इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774। एक और बात लिखेंगे, कंप्राइजिंग एक चीफ जस्टिस था, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 3 थे अदर जजेस। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के, एलिजा। इन पे पेपर के अंदर ये भी क्वेश्चन आ जाता है, वैसे इसको अलग से पढ़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक आएगा। तो 1774 के एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई। हालांकि उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का जुडिस्डिक्शन क्लियर नहीं किया गया था। जुडिस्डिक्शन का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का दायरा कितना है, कि कितना अधिकार क्षेत्र है, कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में वो डिसीजन ले सकता है और कहाँ कहाँ जजमेंट दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच क्लैश चलता ही रहता था उस टाइम पर, क्योंकि गवर्नर जनरल जो भी काम करता था सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करती थी। इसके साथ साथ फिर एक और काम हुआ कि जो अधिकारी थे कंपनी के, लूटमार मचा रहे थे, बोलते थे कि गिफ्ट मिले हैं भारत से और रिश्वत भी लेते थे यहाँ पर। तो कंपनी ने उनको कंट्रोल में करने के लिए एक और बात लिख दी इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर, जो कि प्रोहिबिट करता है। इट प्रोहिबिटेड मतलब रोकता है, किस काम के लिए, किसको रोकता है? इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, सर्वेंट्स ऑफ कंपनी from engaging in any private trade or accepting। साथ ही साथ एक और बात लिख दी, accepting bribes मतलब किसी भी तरह की रिश्वत नहीं लेंगे कंपनी के अधिकारी, एंड गिफ्ट फ्रॉम नेटिव्स, यहाँ के लोगों से। तो ये बातें लिखी थी 1773 के एक्ट में। इसके बाद इसके अंदर कुछ डिफेक्ट थे, तो इनकी फॉर्मेशन के लिए एक और एक्ट आया इसके बाद, 1781 का एक्ट। 1781 के एक्ट को नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट
73 का एक और नाम था, इसको कहा जाता था नॉर्थ एक्ट। उस टाइम पर जो नॉर्थ थे, फ्रेडरिक नॉर्थ, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उसके नाम से एक्ट आया था 1773 का। फिर इसके बाद एक और एक्ट आया, क्या नाम था उसका? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसीलिए इसे नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि 73 के एक्ट की रिफॉर्मेशन के लिए आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब आया था? 1781 में। इस एक्ट में क्या किया? पहला काम किया, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया गया। तो लिखेंगे इट एग्जेम्प्टेड, मतलब सुप्रीम कोर्ट के दायरे से पहले बाहर किया गया किसको? एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल एंड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी कहां से बाहर किया? फ्रॉम द jurisdiction of Supreme Court for their official action. गेम खेला जा रहा है भारतीयों के साथ। क्या किया? क्या वर्ड है यहाँ पर? ऑफिशियल एक्शन। जो भी कंपनी के एम्प्लॉय थे, गवर्नर जनरल या जो भी उसकी काउंसिल थी, इनको क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया। क्या स्कीम लगाई कि जब कंपनी के जो अधिकारी हैं वो ऑफिशियली कोई काम करेंगे, ऑफिशियली समझते हैं आप, कंपनी के अधिकार के अकॉर्डिंग जो काम करेंगे, उनके रिगार्डिंग जो भी उनका ट्रायल होगा वो कहाँ होगा? ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल, ऑफिशियली प्रीवी काउंसिल। यानी कि ऑफिशियली कोई भी वो गलती करते हैं तो इनका मामला सुना जाएगा ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल। अब भारत के लोग हैं, प्रीवी काउंसिल कौन जाएगा इतनी दूर? फिर सेकंड काम क्या किया कि पर्सनली कोई भी इनकी एक्टिविटीज है, पर्सनली जो भी इनका ट्रायल है, पर्सनल ट्रायल, वो सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में पर्सनल ट्रायल सुना जाएगा। पर्सनली इतने गुनाह अगर करेंगे भी तो वहां पर कौन नियुक्त है? चीफ जस्टिस कौन है? वो भी ब्रिटेन का ही आदमी है। तो सोची समझी साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट की पहले एस्टेब्लिशमेंट हुई, हमें रिझाने के लिए, ताकि भारतीयों को लगे कि भारतीयों का विकास हो रहा है, लेकिन इनकी मंशा सही नहीं थी भारत को लेकर। तो पर्सनल ट्रायल कहाँ था? सुप्रीम कोर्ट में। और ऑफिशियली कहाँ था? ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल। इसके बाद एक और बात बोली गई इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, क्या? वो भी लिखेंगे, इट एग्जेम्प्टेड, या लिख लो एक्सक्लूडेड, इट एक्सक्लूडेड इंडियन रेवेन्यू फ्रॉम द jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या किया? मतलब जो भी टैक्स के रिगार्डिंग मामले हैं, टैक्स के रिगार्डिंग जो भी मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिए। टैक्स के रिगार्डिंग कैसे? अब टैक्स ले रहे थे अंग्रेज हमारे यहाँ पर, मुगल शासक क्या था? कठपुतली था, अंग्रेजों के कंट्रोल में था। टैक्स ले रहे हैं अंग्रेज, अब टैक्स के रिगार्डिंग वो मैटर बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से। अब टैक्स अपनी मर्जी से इम्पोज कर रहे हैं भारत के किसानों पर, या जो भी व्यापारी थे छोटे मोटे, अपनी मर्जी से टैक्स लगा रहे हैं, चाहे जितना मर्जी टैक्स लगाते रहे। अब टैक्स बढ़ रहा है, ना तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते, ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल कौन जाएगा इतनी दूर? तो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से ही बाहर है इंडियन रेवेन्यू का सिस्टम। हम जा सकते थे मुगल दरबार, हमारे लिए अभी भी मुगल दरबार लगा था। मुगल दरबार जाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो रूलर है, बंगाल का नवाब है, वो किसके कंट्रोल में है? ब्रिटिशर्स के। तो सोची समझी गेम थी हमें गुलाम बनाने की। आप देखिए टैक्स हम पर इम्पोज किया जा रहा है, ना तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते, अगर दरबार में जाएंगे तो वहां पर है
नवाब, नवाब हमारी सुन नहीं सकता, नवाब के पास कोई शक्ति नहीं है, नवाब के पास सिर्फ शक्ति है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। ये बात इसके अंदर बोली गई। एक और बात इसके अंदर बोल दी कि मुस्लिम्स को ट्रीट किया जाएगा मुस्लिम लॉ से, और जो हिंदू है उनको ट्रीट किया जाएगा हिंदू लॉ से। इसके बाद फिर एक्ट आता है 84 का एक्ट, उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम था? पिट्स इंडिया एक्ट। जिस तरह फ्रेडरिक नॉर्थ उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, फ्रेडरिक नॉर्थ के नाम से एक्ट आया था 1773 का एक्ट, इसी तरह विलियम पिट भी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर ब्रिटेन के। तो पिट्स एक्ट आता है जिसको नाम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। इस एक्ट के तहत कहा गया, उस टाइम पर देखिए ब्रिटेन के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे? कंपनी को सर्वेल करने का काम करते थे, मतलब कंपनी की देखरेख करते थे, कंपनी पर निगरानी रखते थे कि कंपनी सही काम कर रही है या नहीं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या थी 24। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते थे कंपनी के कमर्शियल अफेयर। स्टार्टिंग में कंपनी जो आई थी वो आई थी कमर्शियल एम्बिशन से। जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ब्रिटेन की महारानी ने भी सवाल किए कि क्या हो रहा है भारत के अंदर, तुम लड़ाइयां लड़ रहे हो, सेना एस्टेब्लिश कर रहे हो। तो फाइनली कंपनी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि अभी हमारे पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं भारत में। तो दो तरह से एक मतलब सेटिंग की गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जो मैनेज करेगी कमर्शियल अफेयर्स, कमर्शियल अफेयर्स। इसके मेंबर थे 24। फिर एक नई बॉडी क्रिएट की गई जिसको नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। ये करेंगे, इसके मेंबर थे टोटल 6। ये मैनेज करेंगे पॉलिटिकल फंक्शंस को। तो फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस को अलग अलग किया गया और नई बॉडी क्रिएट की गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और फर्स्ट टाइम इस एक्ट के तहत नाम दिया गया इंडियन टेरिटरीज को जिन पर ब्रिटिशर्स का अधिकार था, जिन्होंने जो कि कैप्चर कर ली थी इन्होंने। फर्स्ट टाइम नाम दिया गया ब्रिटिश पोजेशन, ब्रिटिश पोजेशंस। यानी कि जहां पर ब्रिटेन का आधिपत्य है, ये नाम दिया गया इसको, जो इंडियन टेरिटरीज थी जो अंग्रेजों के कब्जे में थी। तो ये काम किए गए थे 1784 के एक्ट के तहत। इसके बाद फिर एक और एक्ट आया, वैसे कोई एक्ट नहीं था, मतलब इमरजेंसी में लाया गया था वो एक्ट, 86 का एक्ट। 1786 में एक्ट आया। ये आया था, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग, जो कि नियुक्त किए गए थे बाय 73 के एक्ट से। इसी तरह फिर बंगाल के गवर्नर जनरल नए अपॉइंट किए गए जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस was appointed the governor general of बंगाल। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस एक दमदार आदमी था जो कि सेलिब्रिटी की तरह आया था अमेरिकन रेवोल्यूशन से ब्रिटेन के अंदर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिमांड रखी कि भारत के अंदर तुम्हारी कंपनी के अधिकारी करप्ट है, मैं भारत में नहीं जाऊंगा। तो किसी तरह महारानी ने इसको बनाया और अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रखी, पहली डिमांड थी कि he should overridden powers किसकी? काउंसिल के डिसीजन की। जो भी काउंसिल डिसीजन लेगी स्पेशल केसेस में, ठीक है। 1773 के एक्ट से क्या किया गया था, गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, गवर्नर जनरल इतना शक्तिशाली नहीं था, तो
कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं बिना शक्ति के काम नहीं करूंगा, यदि मामला फंस जाता है कोई तो मेरे पास अधिकार होना चाहिए कि जहां पर मैं वोटिंग करूं वही उस टाइम पर उसी लॉ को मान्यता दी जाए भारत के अंदर। फिर दूसरी शर्त क्या रखी, he would also be a commander in chief। जो 1773 के एक्ट से गवर्नर जनरल की काउंसिल थी 3 मेंबर की, उनमें से एक था कमांडर इन चीफ की पोस्ट थी। तो इसने कहा कि कमांडर इन चीफ की पोस्ट को खत्म करो, कमांडर इन चीफ भी मैं ही रहूंगा। तो ये बातें दो बोली गई बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस एक्ट के अंदर इसको रख दिया गया, मतलब इसकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई थी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखी थी। फिर इसके बाद एक्ट आया 1793 का। एक्ट, चार्टर एक्ट 1793। पहली बात इसके अंदर बोली गई कि जो भी ओवररिडन पावर्स हैं, मतलब जो गवर्नर जनरल की ओवररिडन पावर्स हैं, इनको एक्सटेंड कर दिया जाए, इन पावर्स को एक्सटेंड कर दिया गया। दूसरी बात बोली गई कि जो कंपनी का, मतलब जो कंपनी की मोनोपोली है ट्रेड की, उसको भी एक्सटेंड कर दिया जाए 20 ईयर्स के लिए। इट एक्सटेंडेड मोनोपोली ऑफ कंपनी कितने टाइम के लिए की गई, 20 ईयर्स के लिए भारत में। फिर तीसरी बात एक और बोल दी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं, अब इनकी सैलरी जाएगी कहां से, इंडियन रेवेन्यू से। सैलरी कहां से जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से। 1784 के एक्ट से क्या किया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई बॉडी क्रिएट की गई। अब देखिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, इनकी सैलरी जाती थी कंपनी के प्रॉफिट से, ठीक है, ये सही है क्योंकि कंपनी के व्यक्ति हैं तो कंपनी के प्रॉफिट से सैलरी जाएगी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे, पॉलिटिकल फंक्शंस को यहाँ मैनेज कर रहे थे, उनकी सैलरी जाती थी इंडियन रेवेन्यू से। यहाँ तक भी सही है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं, इनकी सैलरी भारतीय राजकोष से जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जा कहाँ रही है, ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि ये दोनों ही बॉडीज ब्रिटेन के अंदर बैठकर कंट्रोल कर रही थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रेसिडेंट थे वो थे ब्रिटेन की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर, ठीक है। तो यहीं से ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी स्टार्ट हुई कि भारत जो सोने की चिड़िया था, इसको लूटा गया और सारा धन कहाँ ले जाया गया, ब्रिटेन के अंदर। तो 1793 के एक्ट तक ही आज पढ़ेंगे, इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में।